दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का डीआरडीओ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि इनका एयर लॉन्च वेरिएंट भी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हाई प्रोफाइल वेपन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च कर दें, इसके लिए वो प्लेटफॉर्म को आपको पहले मॉडिफाई करना होता है और एटलीस्ट इस लायक बनाना होता है कि वो इतने मॉडर्न टाइप के वेपन्स को फायर कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए कई सारी चीज़ें होती है। अगर बात की जाए स्पेशली फाइटर जेट की, तो इसमें भी आपको इससे पहले कई सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। कहने का मतलब आपके फाइटर जेट को आपके वेपन के साथ इंटीग्रेट करना होता है, इन दोनों को आपस में सिंक करना होता है, उसके बाद ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत की वायुसेना की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है वो इस समय Su-30 MKI है। इसके पीछे का कारण है कि ये हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स में है। हमने 272 खरीदे थे, अगर कुछ 10-11 क्रैश भी हुए हैं, उसके बावजूद 260 से ज़्यादा फाइटर जेट हमारे पास इस समय मौजूद है और ये एयर सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य फाइटर जेट है और ये हैवी वेट में भी है। तो कहने का मतलब इनकी पेलोड कैपेसिटी भी ज़बरदस्त है। हर हाल में, हर लिहाज से ये भारत को युद्ध की परिस्थिति में एज देगा। इसीलिए हम लोग इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देते हैं और डीआरडीओ द्वारा जो भी हथियार बनाया जाता है वो हम इसके अंदर ही सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ तक कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड फाइटर जेट चुना है वो भी Su-30 MKI होगा। यानी एक Su-30 MKI लिया जाएगा जिसमें कोई भी वेपन नहीं होगा, वो केवल जैमिंग के लिए होगा। दुश्मनों के फाइटर जेट्स को या उनके रडार सिस्टम्स को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह से चाइना ने J-16D फाइटर जेट को डेवलप किया है। तो कहने का मतलब काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं Su-30 MKI से। इसी वजह से भारत Su-30 MKI को काफ़ी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इन्हें सुपर सुखोई तक लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ये Su-35 की तरह भारत के लिए काम करने वाले हैं। यानी ये उसी लेवल के अपग्रेडेशन के बाद हो जाएंगे, जिसके लिए बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से स्वदेशी पैकेज इसके लिए आवंटित किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में मान लीजिए आज ही हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो गई, तो आज के आज हम लोग Su-30 MKI में इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कई सारी जरूरी चीज़ें पहले से हमें डिसाइड करनी होती है, जिसमें रडार सिस्टम्स होते हैं, जो इनके अंदर रडार सिस्टम लगे होते हैं, साथ ही होता है मिशन कंप्यूटर। अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि जो भारत के पास MiG-29K है, इनके अंदर भारतीय डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का कारण है कि हम लोग हमारे सारे स्वदेशी हथियार MiG-29 से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी फायर पावर बढ़ाई जा सके और कम से कम दामों पर हमें एक बेहतरीन आर्मामेंट मिले, जो कि स्पेशली हमारी नीड को पूरा करने के लिए बनाए गए हों। तो इसके लिए मिशन कंप्यूटर अनिवार्य था और भी कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि इसमें किए जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें Su-30 के लिए भी की जा रही हैं। वैसे तो मैंने आपको 2 दिन पहले ये भी बताया था कि जो उत्तम AESA रडार सिस्टम है, जिसका कि मार्क 1 वेरिएंट है, वो इस समय मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया है। डीआरडीओ ने 26 अगस्त को HAL को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। अब HAL अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर करेगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग तेजस के शुरुआती मॉडल्स में करने वाले हैं, लाइक तेजस मार्क 1, मार्क 1A। उसके बाद इसका जो स्केल अप वेरिएंट होगा, जो होगा उत्तम मार्क 2, उसके भी प्रोटोटाइप वगैरह तैयार कर लिए गए हैं और शुरुआती तेजस मार्क 2 में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में M का और TEDBF में भी किया जाना है। थोड़ा सा इनमें इन्हांसमेंट ज़रूर किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के फाइटर जेट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये उत्तम मार्क 2 ही होगा। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि Su-30 MKI के लिए स्पेशली एक और ज़्यादा स्केल अप वेरिएंट इसका डेवलप किया जाएगा। तो वैसे इसको लेकर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, उसमें कितने TR मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, XYZ। वैसे तो Su-30 MKI ट्विन इंजन है और इसके पास बेहतरीन पावर है, तो एक मैक्सिमम और सफिशिएंट साइज़ में भी अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं AESA रडार सिस्टम का, तो उसे पावर देने में Su-30 MKI पूरी तरह से कैपेबल होगा। तो आई होप कि ये अच्छा ही हो और बहुत ज़्यादा इन्हांस वेरिएंट हो पुराने वालों की तुलना में। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें मिशन कंप्यूटर भी बदला जाएगा। जी हाँ, जिस तरह की प्लानिंग हम लोग MiG-29K के लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ें Su-30 MKI में भी की जा रही है। यानी मिशन कंप्यूटर को भी अब इसके अपग्रेडेशन प्लान में ऐड ऑन कर दिया गया है। साथ ही AESA रडार सिस्टम, जो कि अभी तक Su-30 MKI में इंटीग्रेट नहीं है, तो ये भी एड ऑन कर दिया गया है वही सुपर सुखोई प्रोग्राम में। जिसके बाद होगा ये कि भारत के द्वारा जितना भी आर्मामेंट तैयार किया गया है ईयर लॉन्च कैटेगरी में, वो सारा का सारा हम लोग इससे प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि इस समय पूरी दुनिया की ही नीड है, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल को भी उसके बाद, यानी ये जो अपग्रेडेशन हो जाएंगे AESA रडार सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, बेहतरीन एवियोनिक्स, इनके बाद आप इससे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं।
और हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है। ईयर लॉन्च वेरिएंट में भी एक तो होगी ब्रह्मोस 2 और साथ ही भारत की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि HSTDV के माध्यम से DRDO डेवलप इस समय कर रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में, बिल्कुल निकट भविष्य में, ये हमारे पास ऑपरेशनल कंडीशन में होगी। तो इससे पहले इन सारी चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि 2024 तक हर हाल में ये सारे काम Su-30 MKI से संबंधित कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप होती हैं, उनका इंटीग्रेशन करके हम लोग टेस्ट वगैरह शुरू कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है दोस्तों कि जब Su-30 MKI रशिया ने भारत को बेचे थे, उस समय रशिया ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये Su-30 MKI को लेकर इतने ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें हमें कई सारे यूरोपियन हथियार भी इस्तेमाल करने हैं, तो वो भी हम लोग बड़ी आसानी से हमारे मिशन कंप्यूटर के साथ कर पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।